दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज से हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं उनकी सीरीज स्टार्ट हो गई है। हम इकाई मतलब यूनिट वाइज सब चैप्टर्स का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय देशों का व्यापार किन स्थल मार्गों से होता था। जैसा कि हम सब पहले जानते हैं कि जो यूरोपीय विदेश थे उसका देशों का व्यापार स्थल मार्गों से होता है, लेकिन कुछ समय बाद जब बंद हो जाता है तो तभी ज़रूरत पड़ती है जल मार्गों की। तो हमें सब सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि स्थल मार्ग कौन कौन से थे। तो भारत में यूरोपीय देशों का व्यापार अफ़गानिस्तान तथा मध्य एशिया से होकर कैस्पियन काला सागर होकर कुस्तुनतुनिया ईरान तथा सीरिया होकर भूमध्य सागर से लेवांत के मार्गों से होता था। हमारे जो मार्ग थे वो कौन कौन से थे? अफ़गानिस्तान मध्य एशिया से होकर कैस्पियन के काला सागर से होकर कुस्तुनतुनिया, उसके बाद फिर ईरान और सीरिया होकर भूमध्य सागर के लेवांत के मार्गों से होता था। लेकिन कुछ समय पश्चात जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की लोगों का शासन हो जाता है और वह यह मार्ग पर रोक लगा देते हैं और टैक्स लगा देते हैं, तब हमें जल के मार्गों का खोज करना पड़ता है। उसके बाद ही खोज होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय देशों के किस जलमार्ग से व्यापार हुए थे? मतलब कौन से मार्ग थे जिनसे करते थे वो व्यापार? अरब सागर के फारस की खाड़ी तथा लाल सागर होकर भूमध्य सागर के सिकंदरिया बंदरगाह तक जलपोत से व्यापार होता था। अर्थात अरब सागर, फारस की खाड़ी तथा लाल सागर होकर भूमध्य सागर के सिकंदरिया बंदरगाह तक जलपोत से व्यापार होता था। यहाँ से यूरोप के व्यापारी वेनिस और जिनेवा होकर यूरोप के देशों को जो उनका सामान रहता था वो पहुँचाते थे। सर्वप्रथम यहाँ से जलपोत से जाता था, उधर जब स्थल मार्ग मिल जाते थे अर्थात वेनिस और जिनेवा होकर जब यूरोप के देशों को यह सामान पहुँचाते थे, उसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यापार हेतु जलमार्ग में व्यवधान के कारण क्या थे? जल मार्ग में व्यापार हेतु व्यवधान क्या क्या थे? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय से तुर्क शक्ति के उदय और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना से यूरोपीय व्यापारियों की पूर्वी देशों से संपर्क अवरुद्ध हो गया था। हमने जैसा कि आपको बताया कि कुस्तुनतुनिया जो स्थान है वहाँ पर जब तुर्कों की विजय हो जाती है और उनकी शक्ति बढ़ जाती है तो वह टैक्स लगा देती हैं व्यापारियों के आने जाने पर और आयात निर्यात पर, और उससे जब स्थल मार्ग में सर्वप्रथम व्यवधान होता है उसके पश्चात कुस्तुनतुनिया जब जल मार्ग में इनकी शक्ति उदय मतलब बढ़ती चली जाती है और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना से भी होती है, यूरोपीय व्यापारियों का पूर्वी देशों में संपर्क अवरुद्ध हो गया। अब बीच में अगर कोई शासन हो जाए और रास्ता बंद कर दे तो हमारा संपर्क तो टूट ही जाएगा। अतः व्यापारिक तथा अन्य कारणों से नवीन जलमार्ग की खोज आवश्यक हो गई थी। मतलब जब ये लोग रास्ता बंद कर देते हैं तो उसके पश्चात नए नए जल मार्गों की खोज होना प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया? जो यूरोपीय शक्तियां हैं उनको भारत आगमन मतलब भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? तो यूरोपीय जो शक्तियां थीं उनके भारत के आगमन में पुर्तगाल ने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था। यूरोप में पुनर्जागरण की भावना तथा कुतुबनुमा यंत्र के आविष्कार से पूर्वी देशों से व्यापारिक संबंध तथा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पुर्तगाली नाविक उत्साहित थे। जो पुर्तगाली थे उनकी जो मतलब जलीय सेना थी, आप एक तरह से मान सकते हैं, उनके नावों की अधिकता थी और बहुत ही ज़्यादा वो लोग व्यापार के लिए अधिक क्षेत्रों में जल मार्गों से जाते थे और वो यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन में पुर्तगाल जो हैं
वह पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बार्थोलोम्यू डायज यह कौन थे? यह यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने तूफानी हवाओं का सामना कर 1486 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुंच गया था और पुर्तगाल शासन ने इसको उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप नाम दिया, जो आज तक प्रचलित है। जो बार्थोलोम्यू डायज हैं यह बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे नाविक थे, पुर्तगाली नाविक, जिन्होंने तूफानी हवाओं का सामना करके सर्वप्रथम 1486 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुँचे थे। और पुर्तगाल शासन जो था उस समय का, उन्होंने इसको नाम दिया था केप ऑफ गुड होप, जो कि आज तक प्रचलित है। अगला हमारे लिए कौन एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है? वास्को डी गामा। सन 1947 में लिस्बन बंदरगाह से रवाना होकर यह पुर्तगाली वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे जो कि 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पूर्वी तट कालीकट स्थल पर पहुंचा। और पुर्तगाली जो वास्को डी गामा की यात्रा थी, पुर्तगालियों में भारत के साथ व्यापार की प्रेरणा जागृत हो गई। सर्वप्रथम भारत की खोज भारत सर्वप्रथम कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी को। कहाँ पहुंचा था? सर्वप्रथम कालीकट स्थल पर पहुंचा था और वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। अगला हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट हो जाता है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें प्रश्न देखने को सीधे सीधे पेपर में मिल सकता है। अगर हम इन लोगों के बारे में एक संक्षिप्त में जानते रहेंगे तभी व्याख्या कर सकेंगे। अगर हमें इन लोगों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता रहेगा तो हमें संक्षिप्त में आए या एक्सप्लेन करने को आए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अल्बुकर्क एक विजेता ही नहीं, योग्य प्रशासक भी था। वह एक विजेता ही नहीं बल्कि वह योग्य प्रशासक भी था। उसने शासन, प्रशासन तथा सेना में भारतीयों को सहभागी बनाया और सर्वोच्च प्रशासकीय पदों पर उसने मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं पर अधिक विश्वास किया था। अल्बुकर्क जो था वह मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं पर अधिक विश्वास करता था और प्रशासन में, सेना में, सभी चीज़ों में भारतीयों को सहयोगी बनाया। उसके बाद हमारा प्रश्न क्या आ जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष का क्या अभिप्राय है? भारत तथा पूर्वी देशों से व्यापार हेतु पुर्तगालियों तथा डचों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों तथा डचों तथा अंग्रेजों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष आरंभ हो गया था। त्रिकोणीय संघर्ष यही है, अर्थात पुर्तगाली डच से, पुर्तगालियों का अंग्रेज से भी एवं डचों तथा अंग्रेजों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष आरंभ हो गया था। अर्थात पुर्तगाली के बीच डचों से भी संघर्ष थे, अंग्रेजों से, और डचों और अंग्रेजों के आपस में भी संघर्ष हो रहे थे उस समय, इसलिए इसे त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा गया है। और इस प्रतिस्पर्धा का कारण भौगोलिक, धार्मिक और राजनीतिक थे, जिनके कारण इंग्लैंड को खुलेआम पोप से घोषणा पत्र का विरोध करने के लिए विवश कर दिया गया। यह था हमारा त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष हमने बताया कैसे, त्रिकोणीय इसका नाम कैसे रखा गया, क्योंकि पुर्तगाली जो थे उनका संघर्ष अंग्रेजों से भी था, डचों से भी था, और जो अंग्रेज और डच थे उनका आपस में भी संघर्ष चल रहा था, तो इसलिए इसे त्रिकोणीय संघर्ष का नाम दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, डच एवं पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे? सन 1595 में डच कोर्नेलियन हाउटमैन आशा अंतरीप पार कर जावा पहुंच गया था। जो डच था कोर्नेलियन हाउटमैन, वो आशा अंतरीप पार करके जावा पहुंच गया था। यह प्रयास पुर्तगाल के एकाधिकार पर आक्रमण था। सन 1597 में हॉलैंड लौटने पर डचों में पूर्वी देशों से व्यापार करने की उत्कंठा प्रबल हो गई है, अतः डचों ने पुर्तगालियों से संघर्ष करने का विचार बना लिया था। दोनों ने आपस में संघर्ष करने का विचार बना लिया था। अगर हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको लगातार पहले से ही देखते रहेंगे तो पेपर आने तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले से ही हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तैयार रहेगा, तो हमें पेपर के टाइम पर रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए हम डेली 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है मैड्रिड की संधि। पुर्तगाल तथा अंग्रेजों के मध्य मैड्रिड की संधि संपन्न हुई थी। किसकी किसके मध्य मैड्रिड की संधि हुई थी? पुर्तगाल तथा अंग्रेजों के मध्य, तथा इसके अनुसार युद्ध का परित्याग किया गया। इस संधि का प्रभाव भारत स्थित पुर्तगाल तथा अंग्रेज केंद्रों पर भी पड़ा था। जो मैड्रिड की संधि हुई थी इसका प्रभाव भारत स्थित पुर्तगाल पर भी तथा अंग्रेजों के केंद्रों पर भी पड़ा था। यह हमारे आज के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। अब आगे कल हम ऐसे डेली 10 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखेंगे, जिससे आपको सीधे सीधे पेपर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्तों तक यह शेयर ज़रूर करें जिससे वह भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।